सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो जो आपको सोने न दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार का कार्यक्रम सपने कल के और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हमारी एक ऐसी अतिथि है जो अपने सपनों को जी रही है, जिसे सपने उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन अब वो ऐसे सपनों को लेकर लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त रिपोर्टर अंजलि। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू करुणा। अंजलि, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा कि इस मंच पर हम वैसे युवाओं से बात करते हैं जो अपने सपनों को लेकर काफ़ी सकारात्मक रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो प्रबल रहते हैं कि अपनी इच्छाओं को वो पूरा कर सके। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि आप एक वक्त था कि आप कानून की पढ़ाई कर रही थी और फिर अचानक से आप ऐसा क्या हुआ कि रिपोर्टर बन गई? देखिए, कैमरा, माइक या फिर लोगों से बातचीत करना या फिर लोगों की कहानियाँ जानना, ये शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा काम करूँ जिससे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले। बचपन से ही एक अंदर कीड़ा था जिसमें मैं लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन जब से मैंने ये सोचा कि मैं अब जर्नलिस्ट बनूंगी या फिर मैं अब रिपोर्टर बनूंगी, तो मेरे हाथ में माइक आया, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म आया जिसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करने का प्रयास भी किया और कहीं ना कहीं मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। जो मैं सपने देख रही थी कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, वो मैं अब एक बड़े तबके के लोगों के साथ जुड़ के काम कर सकती हूँ। अच्छा, जब आप रिपोर्टर बनी तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? क्योंकि चुनौती हर किसी को अपनी अपनी फील्ड में आती है। आपके लिए क्या चुनौती थी कानून की पढ़ाई से निकलकर रिपोर्टर बनना? चुनौतियां तो बहुत होती हैं लड़कियों के लिए। स्पेशली ये होता है कि अगर हम बिहार से हैं तो हमें कहा जाता है कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। आप टीचर बन जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। आप बैंक की नौकरी करें, वो भी बेहतर होगा। लेकिन जब आप मीडिया फील्ड को चुनती हैं तो चुनौती सबसे पहले आपके सामने दस्तक दे देती है। घर वाले को इनसिक्योरिटी होती है कि बेटी को हो सकता है रात को 2 बजे बाहर जाना पड़े, हो सकता है 5 बजे सुबह में बाहर जाना पड़े। इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं जिसके कारण लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी बाधा तो ये होती है कि लोगों को पहले ये समझाना कि जिस फील्ड में आप जा रही हैं वहाँ पे आप सुरक्षित रहेंगी और आप ढेर सारा पैसा कमा सकती हैं और लोगों की मदद भी कर सकती हैं। तो चुनौती बस यही रही। बाकी आप काम अच्छा करती हैं तो घर वाले भी मान जाते हैं, बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं और आगे की जीवन भी बहुत, जो भी चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं। अच्छा, शुरुआती दौर में होता है ऐसा कभी कभी कि जब फील्ड में जाना हो और पेरेंट्स कह रहे हो कि काफ़ी रात हो गई हो, क्योंकि पेरेंट्स बहुत बार कहते हैं कि रिपोर्टर क्या है, ये सवाल हुआ है कि क्या करती हो? क्या करती हो, ये तो सबसे पहले आप अगर अपने काम में क्लियर हैं, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नहीं है, तो इसमें अर्जेंटली मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता। सब कुछ प्री प्लान्ड होता है कि हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, किसकी कहानी करनी है, ये सब कुछ हमारे डिसीजन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो ये कभी नहीं रहा, ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, इसलिए सब जानते हैं कि कब कहाँ किस वक्त निकलना होता है और काम बेहतर हुआ, कहानियाँ अच्छी हमने पहले से चुनना शुरू कर दिया। क्या करना है ये पता था या नहीं पता था, लेकिन क्या नहीं करना ये बहुत क्लियर था कि गंदगी नहीं फैलानी है, एक सकारात्मक चीज़ों को सामने प्रेजेंट करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे लोग देखकर प्रेरित हों, कहीं ना कहीं वो मेरे जैसा बनना चाहें। और वैसे करते करते आज हज़ारों लोगों की कहानियां मैंने कवर की हैं और लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। लोग हमारे काम को देख के अपने काम की शुरुआत भी कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है और साथ में परिवार भी खुश है, आसपास के लोग भी बहुत खुश हैं। अच्छा अंजलि, आपने अभी एक शब्द कहा कि गंदगी नहीं फैलाना। आज का सोशल मीडिया का समय है। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा होता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ के पीछे भागते हैं, कंटेंट बहुत कम देते। तो आप किसके पीछे भागते हैं? अगर किसी ने मेरा काम देखा है या फिर किसी ने फॉलो किया है कि हम क्या काम करते हैं, तो उन्हें बहुत क्लियरली ये पता होगा कि हम लोग गंदगी की तरफ जाने का सोचते भी नहीं है। शुरू से एक चीज़ दिमाग में हमेशा था कि बहुत लड़के झगड़ के, बहुत सोसाइटी से अपने आप को प्रूव करके यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है कि हम लोग मीडिया फील्ड में जाएं, रिपोर्टिंग करें, हाथ में माइक हो, एक खुशी हो कि हम कहीं बाहर जाके ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी की कहानी सुन रहे हैं, किसी की इंस्पायरिंग स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। तो कभी ये चीज़ दिमाग में नहीं आया कि हम लोग कुछ गलत रास्ता अपनाते हैं या फिर हम सोशल मीडिया के लैंग्वेज में कहें तो शॉर्टकट होता है वो कि व्यूज़ के लिए आप कुछ भी कहानी बना लें, कुछ फॉल्स चीज़ें आप फैला दें, आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, आपको पैसा भी बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा दिमाग में था कि अगर मैं वो काम करती तो आज डीडी न्यूज़ बिहार जो है वो मुझे यहाँ पे इनवाइट नहीं करता और
अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको कभी नहीं बुलाया जा सकता अगर आप वो काम को करते हैं तो बहुत माइंड मेकअप था कि जिस बैकग्राउंड से आ रही हूँ वहाँ पे पढ़ने लिखने, सरकारी नौकरी करने, और बहुत प्रेस्टिजियस एक बैकग्राउंड रहा है, तो उसको आगे कैसे बढ़ाना है ये हमेशा से दिमाग में क्लियर कट था। तो गंदगी की तरफ कभी ध्यान नहीं गया, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है कि धीरे धीरे काम करते करते आज पहचान भी थोड़ी थोड़ी बनने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, आपने कहा कि बहुत मुश्किल से आप यहाँ तक आए, और अच्छा करियर को जब स्विच किया जाता है कि आपने सोचा वकालत करूँ, लेकिन फिर कानून की पढ़ाई करते करते आपने रिपोर्टर बनना सोचा। अभी आप एक ऐसा यूट्यूब पे लाखों आपके सब्सक्राइबर, और फेसबुक इंस्टा पर भी बता दूं कि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं लाखों में, और व्यूज़ भी मिलियंस में जाते हैं। तो आपके लिए ये लाइन कभी सुनी आपने कि लड़की है, ये जो मतलब लाइन है, जो एरिया है, क्षेत्र है, आप इसमें काम नहीं कर सकते हो? काम करना नहीं करना तो वो अलग बात है, लेकिन जब आप ऐसे फील्ड में आते हैं जहाँ पे किसी को नॉलेज नहीं है, कोई सोसाइटी में जानता नहीं है कि ये कैसा फील्ड है, यहाँ पे कैसे काम होता है, कैसे लोग आपको कोऑपरेट करते हैं, तो लोग सबसे पहले लांछन ये लगाते हैं कि ये कैरेक्टर की लूज होगी। आप किसी भी फील्ड के बारे में बात करें तो सरकारी नौकरी में तो लोग थोड़ा इज्जत से देखते हैं, लेकिन जब आप कुछ अलग करते हैं, अपना स्टार्टअप करते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स में आते हैं, तो लोगों को बहुत कुछ लगता है दिमाग में कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा, पीछे कोई ना कोई सपोर्ट में होगा। भाई सपोर्ट पे कोई कैसे नहीं हो सकता है, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके पूरा सर्कल आपको सपोर्ट करता है। लोगों के ताने बड़े गजब से आते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ गलत करके ही लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मुझे भी क्या आते हैं कुछ ऐसे ताने जो आपको लगा हो कि सबसे ज्यादा दिल को छूने वाले कुछ ताने हो जाते हैं? दिल को छूने नहीं, दिल में रह जाती है, दिल को तोड़ने वाले ताने जरूर होते हैं। उसमें ऐसा होता है कि बहुत जल्दी आगे, क्योंकि हमारा जो सफर रहा है वो 3 से 3.5 साल का रहा है, इसमें बहुत कम ऐसे ग्रोथ होते हैं जिसपे आपको नाम भी मिल जाए, पॉजिटिव तरीके से पहचान भी मिल जाए, और आप अच्छा खासा काम भी कर रहे हो। तो लोगों का ये कहना होता है कि मतलब इतनी जल्दी कोई कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, किसी का सपोर्ट, किसी का या तो पॉलिटिकली लोग बात करते हैं या फिर बहुत कुछ ऐसा करते हैं। तो ताने तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अपना नाम कमाना है, तो कान को बंद करके आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। यही काम मैं कर रही हूँ। अच्छा, जब आपने शुरुआत किया तो उसमें लग रहा होगा कि भाई मैं ऐसा क्या करूं, कौन से स्टोरीज करूं? बहुत सारे लोग पॉलिटिकल्स व्यूज़ करते हैं, या फिर कुछ ऐसे यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो प्रमोशनल वीडियोस भी करते हैं। आपका स्टोरीज जहां तक मैंने देखा, आप ऐसे एरिया में गए, क्षेत्र में गए जहां पर काफ़ी गरीबी है, और वैसे बच्चों को भी आपने लैपटॉप्स दिए, फ़ोन दिए, जिनको पढ़ने के साधन नहीं है और वो पढ़ने के लिए इच्छुक है लेकिन उनके पास पैसे नहीं दिए। ये कहाँ से आपको कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले मुझे एक्टिंग नहीं करना था। ऑन कैमरा के कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल लाइफ में कुछ और होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में वो कुछ और एक कैरेक्टर को अपनाते हैं। मेरे साथ शुरू से था कि पहले तो मुझे हेल्पिंग एक नेचर मेरे फैमिली वालों को भी बहुत ज़्यादा पता है कि शुरू से रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं किसी की मदद करना चाहती हूँ। दूसरा ये रहा है कि मुझे ऐसा एक लाइन और ऐसा एक क्राइटेरिया चुनना था जिसमें मेरे वो नेचर से मैच करे। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। पॉलिटिकल अगर करती हूँ तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता। मुझे लगता है कि वो चीज़ें बहुत बायस्ड होनी पड़ती हैं कि आपको लेफ्ट विंग बनना पड़ता है, आपको राइट विंग बनना पड़ता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना जो मुझे इमोशनल स्टोरी जो टच करती हैं, या फिर जो मुझे इंस्पायरिंग स्टोरी, मैं जो स्टॉक बहुत ज़्यादा देखती थी पहले, या फिर मैं डीडी न्यूज़ के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कोई अपनी स्टोरी आके शेयर करता है कि वो कैसे पढ़ाई करके कैसे वो जॉब तक पहुंचता है, कैसे उसके पास हाथ नहीं है, पैड नहीं है, फिर भी वो अपने लिए अर्निंग करता है, सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देता है। तो मुझे लगा कि मुझे इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरीज को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने यही क्राइटेरिया चुना, और मुझे इसमें एक्टिंग नहीं करना पड़ता। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने काम से। मैं उन लोगों को पहचान भी दिलाती हूँ जो हीरो तो नहीं है हमारे नज़रों में, लेकिन उनको, उनके वीडियोस को जब लोग देखते हैं तो उनको हीरो मानना शुरू कर देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से क्राइटेरिया सेट हुआ और लगा कि नहीं, ये काम मेरे लिए सुटेबल है। अच्छा, मैंने एक वीडियो आपका देखा था मैंने कि आप 2023 का होगा, जहाँ पे एक दिव्यांग है और वो गाड़ी भी बनाते हैं, तो उनको आपने फ़ोन दिया था। तो ऐसी क्या वजह रही कि आप उनको फ़ोन दी? एक हमारा रूल सबसे पहले से सेट है कि जब हम किसी की स्टोरी बनाते हैं और जब कुछ वायरल होता है, तो वायरल होने के बाद हमें पहचान मिलती है, हमें बहुत तरीके से प्रॉफिट होता है। पहला कि हमें पैसा भी मिलता है उससे वीडियो वायरल होने के बाद। दूसरा होता है कि हमें एक होता है कि नहीं, ये अच्छा काम करते हैं, एक पहचान, एक आइडेंटिटी मिलती है।
लेकिन उस इंसान को क्या मिला? उस इंसान को सिंपैथी लोग ज़्यादा देते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप स्कैनर दीजिए, हम उनको कुछ हेल्प करना चाहते हैं। तो हमारा शुरू से रहा है कि जब भी किसी के वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, क्योंकि हमारे पास भी अपना लिमिटेशन है कि अगर हम 30 दिन में 30 वीडियो कर रहे हैं तो 30 को हम सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली। तो जब किसी का वीडियो बहुत अच्छा जाता है, मिलियंस पे जाते हैं, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, इनफैक्ट हमारे 40-50 मिलियन तक गए हैं व्यूज़, तो हम उस पैसे का यूज़ करके हम उसको कुछ गिफ्ट करते हैं। तो उनकी स्टोरी, कृष्णा के बारे में आप बात करिए, कृष्णा पंक्चर वगैरह बनाते हैं यहीं पे पटना में ही, और उनकी स्टोरी लोगों ने बहुत पसंद की, मुझे बहुत सराहा। तो मुझे सराहा तो मेरा क्या कर्तव्य, दायित्व बनता है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा दिया जाए। तो मैंने पूछा था कि कृष्णा जी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो उन्होंने बोला मैम मेरा फ़ोन टूट गया है, मेरे पास मेरे भाई का फ़ोन है, जिससे कहीं भी मुझे फ़ोन करना होता है तो मैं उनके फ़ोन से करता हूँ। दिमाग में क्लिक हुआ कि यही टाइम है जब मैं उनको सपोर्ट कर सकती हूँ। तो एक आध लोगों ने हेल्प भी किया हमारा, और हमने कुछ पैसा मिला के और उनके लिए एक फ़ोन खरीद के उनको दिया। उसके बाद ट्राईसाइकिल भी उनको दिलाया गया, जिसमें उनका ट्राईसाइकिल इलेक्ट्रिक वाला था विथ हेलमेट। तो ये चीज़ें हमने दिलाई थी उनको। अंजलि, आप जब इस फील्ड में आए तो सबसे पहले तो कैमरा हैंडलिंग के लिए होता है, माइक तो हमारे हाथ में होता है, लेकिन कैमरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी बात को कैमरा और कैमरा पर्सन पहुंचाते हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ा कैमरा पर्सन कौन बने जब आप अकेले की, क्योंकि अभी तो मुझे जर्नलिज्म भी सबसे ज़्यादा है कि खुद से ही रिकॉर्ड करना, खुद से एडिट करना, तो वगैरह क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ी? देखिए, ये तो तालमेल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस फील्ड में आती हैं और जब आप कुछ रिप्रेजेंट कर रही होती, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे सामने अगर शांति का माहौल ना हो, या फिर हमारे सामने जो कैमरा पर्सन है वो जब हमें कोऑपरेट ना करे, तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इनसिक्योर अंदर से फील करा देता है। आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आप अच्छे से नहीं बोल पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है। शुरुआत पे हमारे साथ कुछ 2-3 लोग थे जो अभी नहीं हैं, अभी हमारे साथ कुछ और लोग काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में भी जो भी थे हमारे साथ में, शुभम नाम था उनका, विनायक नाम था, ये सभी लोग हमारे साथ काम करते थे और बहुत कोऑपरेट करके उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। और एक जो फियर होता है ना कि जब आप शुरू में आप इस फील्ड से नहीं आ रहे होते हैं, आपने पढ़ाई की हो या फिर नहीं की हो, जब आप ऑन कैमरा आते हैं तो एक तो आप कैसे दिख रहे हैं, आप जो जुबान आप खोल रहे हैं, तो आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कई बार हम बात करते करते हमारा रिदम खराब हो जाता है, कई बार हम इंट्रो देते देते हमारा जो है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है, हम नाम भूल जाते हैं, जगह का नाम भूल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है जो आपके कैमरे के पीछे जो लोग हैं, तो वो कोऑपरेट करते हैं, तो आप थोड़े रिलैक्स फील करते हैं। तो सबसे बड़ा जो ये इनसिक्योरिटी ये होती है कि आप अच्छे से कॉन्फिडेंट वे में आप डिलीवर कर पाएँ जो भी आपके मन में चीज़ें चल रही हैं, जिसके लिए आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, आपके कैमरे के पीछे जो लोग हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अच्छा, जब आप वीडियोस बनाते हो तो अभी तो बहुत सारी पॉलिसी आ गई है कि रिपोर्टिंग में भी, और यूट्यूब का भी अपना पॉलिसी आ गया है। जब आप फील्ड में जाते हो और किसी के यहाँ जब आप बोल रहे हो कि हाँ आपके बारे में मुझे बताना है, तो वो स्टोरी करने में सबसे ज़्यादा आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग ऐसा जो आपको दिल को टच कर गया हो कि वहाँ लगे कि भाई ये इससे ज़्यादा, मतलब मैं रिपोर्टिंग में कभी रोई नहीं, ऐसा बहुत बार रिपोर्टिंग होता है जो दिल को छू जाता है? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, क्योंकि मैं भावनात्मक कहानियाँ ही करती हूँ, तो हज़ारों ऐसी स्टोरीज हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हैं। जरूर, तो चाहेंगे कि आप कुछ स्टोरीज बताइए, कुछ कहानी। बहुत, जैसे आपने दादी का जिक्र किया था कि काली घाट के पास एक दादी रहती थी, सबसे पहला वीडियो हमारा वायरल वही हुआ था। तो पूर्णिमा देवी नाम था, वो गाती बहुत अच्छा थी, वो हारमोनियम के साथ अपने अंतिम अवस्था में भी वो गाना गाती थी। और उनकी बैकग्राउंड ये थी कि उनके बच्चे जो थे वो एक्टर एक्ट्रेस थे, उनके हस्बैंड बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत बड़े पुजारी हुआ करते थे, और आज के टाइम में अपने अंतिम अवस्था में वो भीख मांगती थी काली मंदिर, पटना काली मंदिर के बाहर में। तो ये सारी स्टोरी, सबसे पहला वो मेरा कहानी था जो वायरल हुआ था, और सबसे पहला कहानी जिससे मैं बहुत इमोशनली अटैच हुई थी। मैंने दादी की अंतिम अवस्था तक उनका साथ दिया है। हमने होली भी उनके साथ मनाया, दिवाली भी उनके साथ मनाया, जहाँ तक मुझसे हो पाया मैंने किया। लेकिन वही दादी की स्टोरी, जब इतने अच्छे बैकग्राउंड से आके वो भीख मांग रही थी, और उसके बाद कई सारे एक्शन भी हमारे ऊपर हुए। उनके परिवार वाले ये मानना नहीं चाहते थे कि वो हमारा नाम ले रही हैं अपने जुबान से, तो बहुत सारी चीज़ें इस बीच में हुई थी। कहानियों के बारे में ऐसा लगा कि लीगल एक्शन हुआ तो थोड़ा डर लगा कि रिपोर्टिंग फील्ड में आए हैं? शुरुआत में तो डर लगा, लेकिन अब नहीं लग सकता है। वो पहले की बात थी, क्योंकि आप शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि आपका काम पता नहीं कंटिन्यू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर हम इन चीज़ों में उलझ जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे।
तो उस वक्त डर लगा था, उस वक्त हमने वीडियो भी डिलीट किया था। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि अब कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम किसी की कहानी को दिखा रहे हैं, अगर कोई सही में परेशान है तो उसकी परेशानी दिखाना हमारी जिम्मेदारी है वो। अच्छा, जब आप YouTube के लिए वीडियो बनाते हो तो एक ये भी होता है कि कभी कभी कहानी स्टोरी नहीं मिलती, कौन सी स्टोरी करो। आपकी जो नाम आपने रखा, भारत के अलग अलग कोने कोने में आप जाते हो और स्टोरी करते हो, तो ऐसा क्या होता है कि इस जगह पे ही जाना है, यही स्टोरी है, मुझे यही करना है? देखिए, पहले तो स्टोरी ढूंढने में काफ़ी परेशानी किसी को भी हो सकती है, क्योंकि लिंक नहीं होता, लोगों से जान पहचान नहीं होती। अगर आप अप्रोच भी करते हैं तो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा वो मानते हैं कि अरे ये तो छोटे मोटे कोई चैनल वाले हैं, तो उसको लेकर बहुत लोग मतलब एक नेग्लिजेंस होता है वहाँ पर। लेकिन आप एक समय के साथ जब समय बिता लेते हैं, 1 साल बीतता है, फिर 2 साल आप बिताते हैं, 3 साल बिताते हैं, अब ऐसा है कि लोग हमें अप्रोच भी करते हैं कि मैम हमारी स्टोरी ये है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि एक लड़का है जिसका पैर कट चुका है, वो ट्रेन से गिर के उसका पैर जो है वो एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर कट गया। उसके बाद अभी वो माउंटेन क्लाइंबिंग करता है, वो पहाड़ों पे चढ़ता है, या फिर उस आर्चरी बहुत अच्छा करता है वो। तो जैसे वो अपनी कहानी हमसे शेयर कर रहा है, वैसे बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग हमसे कहानियों को शेयर करते हैं, और फिर हमसे ये भी डिमांड करते हैं कि मैम अपने प्लेटफॉर्म से आप इसको शेयर कीजिए, ताकि मेरे पास वो ग्लास नहीं है, उसका कुछ ग्लास होता है आर्चरी में, तो वो बहुत महंगा आता है, 30-40 हज़ार का आता है। तो उसका ये कहना था कि मैम आप बनाएंगी तो हो सकता है कोई मुझे डोनेट कर दे। तो बहुत खुशी होती है कि लोगों को ये भरोसा है कि जब हम उनकी कहानियों को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मदद मिल जाएगी किसी तरीके की। तो लोग ऐसे अप्रोच करके हमें कहानियां बताते हैं। कई बार हम रास्ते चलते हुए बहुत लोगों को देख लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कई बार मेला लगता है यहाँ पे पटना में, मैं बताना, ये सीक्रेट है कहीं ना कहीं मेरा। मेले में हम कभी कवर नहीं करते हैं, वहाँ से हम स्टोरी को उठाते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, वहाँ पे हम उनका नंबर नोट करते हैं, उनके घर जाके हम उनका शूट करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर कोई शिल्पकार है या फिर कोई अगर छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहा है, कोई अचार ही बना रहा है, तो वो कैसे बना रहा है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, तो हम उनके घर जाके कवर करते हैं। तो ऐसे स्टोरियां जो हैं वो मिल जाती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी कहानियाँ होती है जो काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक होती है, और एक रिपोर्टर या एक पत्रकार होने के नाते ऐसा लगता है कि मतलब कि कभी कभी इंसान भूल जाता है कि मैं रिपोर्टिंग करने आई हूँ। कुछ ऐसी स्टोरीज जो आप भूल गए कि मैं पत्रकार हूँ या फिर मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, इनका इंटरव्यू लेने आई हूँ, और कैमरे पे ही आंखों से आंसू आना और फिर भावनात्मक हो जाना उनके साथ, कुछ ऐसी कहानियाँ? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन आपको मैंने बोला सबसे पहले कि मैं अपने कैरेक्टर को लेके चल रही हूँ, मतलब वो मेरा खुद का नेचर है। तो ऐसी मतलब मुझे लगता है हर एक स्टोरी में मैं बहुत इमोशनल फील करती हूँ। अभी रिसेंटली में अगर मैं बात करूँ तो एक यहाँ पे T24 करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे दिव्यांग भाई काम करते हैं। वो लोग मंदिरों से जो फूल निकलते हैं उससे वो लोग गुलाल बनाते हैं। ये जो गुलाल बनाया जाता है वो सारे फूलों से बनाते हैं, या फिर अगरबत्ती वगैरह फूलों का इस्तेमाल करके वो जो पूजा पाठ की सामग्री है वो बनाते हैं। तो उसमें कोई देख नहीं सकता है, किसी की आंखें नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं, कोई पोलियो से ग्रसित है। वैसे ही लोग वहाँ पे दंपति भी बहुत सारे हैं। तो उसमें एक सौरभजीत करके एक हैं, उन हस्बैंड वाइफ दोनों ब्लाइंड हैं, वो लोग नहीं देख पाते हैं, पटना में ही रहते हैं। उनका बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ, लेकिन अब जाके उसके बच्चे का भी जो है वो आँख में चोट के कारण अब उसकी भी रोशनी जा रही है धीरे धीरे। तो मुझे ये लगा कि मतलब अगर उनके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए रहते ना, वो अपने बच्चे का ऑपरेशन करा के उसको रोशनी उसकी वापस आ जाती। तो कितना मुश्किल है, ये लोगों के पास पैसा नहीं है जिसके कारण वो इलाज नहीं करा पाते, और जिंदगी भर वो ब्लाइंड एक जो है वो दृष्टि बाधित एक जीवन वो गुजारेगा। तो ये सब देख के बहुत अंदर से एक झकझोर देता है कि अगर हम ऐसा क्या कर दे जिससे उनकी जीवन जो है वो थोड़ी जीवन शैली आसान हो जाए, फिर उनका जीवन आसान हो जाए। तो इमोशनल तो मैं अभी भी बोलते बोलते हो रही हूँ, और हमेशा जब भी कुछ कवर करती हूँ तो बहुत अंदर से वो चीज़ टच कर जाती है, और कई बार मैं कुछ दिनों तक उसको ढोती भी हूँ, दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं, मतलब भावनात्मक पूरा जुड़ जाती हैं आप। बिल्कुल। शुरुआत में होता है ना, देखिए अलग अलग फेज होता है इंसान के काम का। पहले ये था कि स्टोरी अच्छी मिलनी चाहिए तो खुशी मिल गई। उसके बाद एक ऐसा फेज आता है कि स्टोरी का समाधान हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं कि अगर किसी को परेशानी, किसी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, किसी के पास आर्टिफिशियल पैड नहीं है, तो उसके लिए काम करना। तो दूसरा स्टेज वो आता है। अभी मैं तीसरे स्टेज में हूँ। जैसे कैंसर के स्टेज होते हैं ना, वैसे मेरे भावना, मतलब एक होता है इमोशन के स्टेजेस, वैसे मैं अपने अंदर जो महसूस कर रही हूँ। अभी ऐसा है कि अगर मैं किसी की कहानी देख रही हूँ तो मैं एकदम उसके एंड पॉइंट तक जाती हूँ कि वो कैसे उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होके वो इंसान ठीक रहे। तो अभी मेरा वो फेज चल रहा है। अच्छा, यूट्यूब जो आप पूरा वीडियो डालते हो आप, तो
उसके लिए आपको आगे का क्या क्या टारगेट है कि आपको ये करना है यूट्यूब के माध्यम से? कुछ टारगेट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसान पूरा करना चाहता है। टारगेट तो यही है कि जो देखिए, सबसे पहले तो संतुष्टि बहुत ज़्यादा है। ऐसा हमने कोई गोल सेट नहीं किया था कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, मिलियंस तक पहुँचना है, 10 मिलियन तक पहुँचना है, बिहार का सबसे बड़ा चैनल बनाना है, बिहार में सबसे ज़्यादा नाम कमाना है, ऐसा कुछ नहीं था। जो काम कर रही हूँ, मेरे पापा कहा करते थे कि ऐसा काम करो जिससे रात में नींद अच्छी आए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे नींद जो उचटता है ना, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो बहुत शांति से, बहुत संतुष्टि के साथ सोती हूँ। और मैं तमाम लोगों को अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगी कि वाकई में आप अगर इस लाइन को गौर से सुने ना, तो आप ऐसा ही काम करें जिससे आपको रात की नींद बहुत सुकून वाली आए। आप परेशान ना हो, आपका दिमाग कहीं भटके ना। अगर भटक रहा है, इसका मतलब आप कुछ गलत रास्ते पे हैं, और उसके बाद जिंदगी कभी आसान नहीं होती उस रास्ते पे जाने के बाद। बिल्कुल अंजलि। अच्छा, चलते चलते वक्त भी हो गया है, तो एक लास्ट सवाल जो है आपसे, आखिरी सवाल, कि हमारे डीडी बिहार पर आप आए, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? सबसे पहले करुणा, मैं ये बताना चाहूँगी ना कि जब मुझे यहाँ से कॉल गया, तो ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म है, हम नेशनल के बारे में बात करें या फिर किसी भी रीजनल चैनल के बारे में बात करें, जो बहुत पुराना और बहुत ट्रस्टवर्दी है। हाँ। ये लोग बहुत कम हमें पसंद करते हैं। मतलब एक ब्लॉगिंग सेक्टर के या फिर रिपोर्टिंग सेक्टर के जो इंडिविजुअली जो लोग शुरू करते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रमोट या फिर अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। उन्हें लगता है कि इनके आने से भीड़ बढ़ी हुई है। लेकिन मुझे वाकई में बहुत अंदर से गर्व महसूस हुआ। मैं बाहर भी बहुत इमोशनल हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं बचपन से जिस चैनल को देखते हुए आ रही हूँ, जिसको देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, जिस चैनल ने हमें इतना ज़्यादा मनोरंजन हमारा किया है, जो चैनल सभी को ये प्लेटफॉर्म देता है कि अगर वो खेल जगत से आता है तो, अगर वो सामाजिक अगर कार्य करता है तो, या फिर अगर वो नेता है तो, या फिर अगर वो कोई गिटारिस्ट है, कोई मतलब कुछ भी कर रहा है किसी सेक्टर से है, उस सभी को ये जो प्लेटफॉर्म है ना डीडी बिहार का, ये सबको एक समान देखता है। और आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, तो पहली बात कि मैं पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मुझे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इतना बड़ा सेटअप और इतना कुछ सबको आके एक्सपीरियंस करना चाहिए। चलिए, देखिए, सपने कल के जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम उन युवाओं से बात करते हैं जो अपने सपनों को जी रहे हैं और आने वाले कल को और बेहतर बना रहे, समाज में अपने सपनों को ला रहे और समाज के भी सपनों को साथ लेकर चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका कि आप आए और आपने अपना पूरी कहानी बताया यहाँ पर, कैसे आप शूट करते हो, स्टोरीज कैसे ढूंढते हो, बहुत अच्छा लगा। और इस मंच पर हम उन सारे युवाओं से बात करते हैं जो अपने सपनों को लेकर जीते हैं और अपने सपनों के साथ साथ समाज के भी सपने को लेकर चलते हैं। आपकी भी जो सपने हैं उसे ज़रूर साकार कीजिए और समाज के अच्छे पहलुओं को लेकर अपने साथ चलिए। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो डीडी बिहार आइए और हमसे जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।